अस्सलाम वालेकुम। सलमान इलाही, बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का एक और पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा नॉर्मली जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है उससे हट के है। हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्यों हैं? हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज इसलिए नहीं है कि हमें नजर नहीं आ रहा या हमें हमारे हाथ नहीं है या हम चल नहीं सकते। पर्सन विद डिसेबिलिटीज हम बनते ही जब हैं जब आपकी मेंटली अप्रोच आपको डिसेबल बना दे, यानी कि बैरियर्स आ जाए या जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग्स का वो स्ट्रक्चर इस लेवल पे डिजाइन किया गया हो, स्ट्रक्चर किया गया हो कि वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज अपने आप को फ्रीली मूव ना कर सके। वहीं से डिसेबिलिटी का आगाज होता है। तो आज जो हमारा मेन मकसद है इस पॉडकास्ट का वो यही समझना है कि हम तमाम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको हम लोग एबिलिटीज के साथ किस तरह माशरे का एक आम शहरी बना सकते हैं, एक आम मेंबर बना सकते हैं। वो तमाम बिल्डिंग्स हो, पार्क्स हो, मसाजिद हो, इंस्टीट्यूट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे फ्रीली एक पर्सन विद डिसेबिलिटी कैसे मूव कर सकता है, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए इन इंस्टीट्यूट्स को, इन इदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इन्हीं पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है और यकीनन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए टॉप ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं या वो लीडर्स जो टॉप लेवल पर हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रही हैं, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे साथ है और बहुत कम अरसे में इन्होंने अपना नाम बनाया और सही मानों में स्पेशली फिजिकली इम्पेयर्ड के लिए काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। हमारे साथ हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर के और इन्होंने अपना आगाज जो मुझे अब तक पता है वो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से बिल्कुल ऐसा ही जी। चले जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकी लाइफ से स्टार्ट करेंगे, इनके इदारों से हम इंशाल्लाह वाकिफ होंगे और फिर हमारा जो मेन मकसद है आज एक्सेसिबिलिटी के हवाले से कि इसके ऑडिट्स भी होते हैं, इसकी इवैल्यूएशंस होती हैं, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस ताकि जो इदारे सुन रहे होंगे हमें इंशाल्लाह, जो इदारे हमें देख रहे होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस हमें देख रही होंगी, उनको पता होना चाहिए कि उनके इदारों को कितना एक्सेसिबल होना जरूरी है। तो सर शुरू करते हैं। सर बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया हमारे इस पॉडकास्ट को। हम वेलकम करते हैं सर बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन में आपको आज। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से आगाज करते हैं, कहाँ पे पैदाइश हुई आप? सर कराची में ही पैदा हुए हैं, कराची में ही बड़े हुए हैं और बस कुछ 10-11 साल जिंदगी के जो है वो बाहर गुजर गए। परमानेंटली मैं शिफ्ट हो गया था यूएई में। अच्छा, तो तकरीबन 11 साल में वहाँ पे रहा, मगर मैं प्रो कराची का हूँ सर। अच्छा, ओके। नहीं तो वैसे लोग तो बाहर जाना पसंद करते हैं, आप बाहर से वापस आ गए। सर मैं दरअसल मेरी डिसेबिलिटी भी एक तरह से एक्सीडेंटल ही है। अच्छा, तो मैं यूएई में था, एज ए MEP कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था और काम भी अच्छा था, सारी चीज़ें बेहतर थी, मगर फिर वहाँ पे मुझे मेरी डिसेबिलिटी ट्रिगर हुई। तो उसके बाद मेरा काम जो है ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, तो मैं वहाँ नहीं सर्वाइव कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे एक वेलफेयर स्टेट में चले जाना चाहिए, जैसे कि कनाडा है या यूरोप में कहीं चले जाना चाहिए। यहाँ पे यूएई मेरे लिए मुनासिब नहीं है। सही है। तो यही सोचते हुए 2019 में मैं कराची वापस आया कि आऊँगा और मैं पाकिस्तान से चले जाऊँगा। ये तो जहन में दूर दूर नहीं था कि पाकिस्तान में रहना है, क्योंकि एक 10-11 साल आप बाहर रह लेना फिर बहुत बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और फिर वो होता है कि मैं जो 11 साल यूएई में रहा, तो 11 सालों में मुझे साल के 3 टिकट्स फ्री थे, जिसमें से एक इंटरनेशनल मतलब के ट्रैवलिंग में बिजनेस क्लास में कर सकता था और 2 इकोनॉमिकल में। उसके बावजूद भी मैं 3-3 साल हो जाते थे, कराची नहीं आता था। ओके, तो ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन जो है ये कह लें कि जब मैं पाकिस्तान आया तो इस माइंडसेट के साथ कि भाई अब मैंने यहाँ तो रहना नहीं, फौरन जाना है। लेकिन जो है सर अल्लाह का करना होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता और बहुत जगहों पे हम बहुत गलत होते हैं और अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हमें चीज़ों को जो है ना सिखा रहा होता है। और मैं बहुत कहता हूँ कि शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि मेरा मुल्क कितना प्यारा है, मेरे शहर कितना प्यारा है, इधर के लोग कितने प्यारे हैं। तो सर बहरहाल 2020 में आपको पता है कोरोना आ गया था और 2019 में मैं कराची आया। और जब मैं आया तो मैंने
फौरी तौर पे जो है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया। उस सिलसिले में मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो जो है हमारी फ़ख्रे पाकिस्तान जिनको हम कहते हैं, ज़ेबा शहनाज़ आपा, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो मेरे घर आई। उन्होंने कहा यार क्या हो गया, उनके साथ बड़ा बहुत अच्छे और फैमिली टर्म्स हैं, और उससे वो इसलिए क्योंकि मैंने 22 रैम्प शोज़ किए हैं एज़ अ मॉडल, और 3 टेलीफ़िल्म्स किए हैं, मेजर रोल किए उसमें। तो ज़ेबा आपा ने कहा कि भाई तुम्हारा ये जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, ये तो तुम्हें एक ही ऑर्गेनाइज़ेशन दे सकती है, वो जावेद ही है जो देगा तुम्हें। तो वो मुझे जावेद रईस भाई के पास, उन्होंने कहा कि आप जाएँ। तो मैं जब जावेद भाई के पास गया, तो जावेद भाई ने मुझे कहा कि तुम जाना क्यों चाहते हो? जावेद रईस के बारे में हमेशा से ही मशहूर है कि जब उनके पास कोई पहुंच जाता है तो बस फिर उनका हो गया, फिर वहां से निकलना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है सर आपने। अच्छा, इंसिडेंट के बारे से हम डिस्कस अगर करना चाहें कि क्या इंसिडेंट हुआ था और किस तरह ये डिसेबिलिटी स्टार्ट। सर ये ना दरअसल मेरे लिए तो ये अभी तक मिथ ही है, क्योंकि जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता, और डैमेज सेल्स होते हैं, डैमेज जीन्स होती हैं, और जो है वो कब ट्रिगर हो जाएँ किसके नहीं पता होता। तो मेरे साथ जो है अभी तक मेरे डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं है, हालाँकि मुझे इस डिसेबिलिटी के साथ तकरीबन 8 साल हो रहे हैं व्हीलचेयर पे, मगर स्टिल मेरे डायग्नोसिस कंप्लीट नहीं है, जबकि मैं दुनिया जहाँ के हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ। दरअसल जो मुझे समझ में आता है सर वो ये है कि मेरे फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स हुए, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ब्लड में एक चीज़ होती है सीपी के, वो मेरा बहुत तेज़ी से हाई हुआ। जब हाई हुआ तो वो लो ही नहीं हुआ, और उसके बाद जो है मेरी डैमेज जीन्स जो है वो ट्रिगर कर गई। क्या हुआ कि मुझे जीन मायोपैथी जो है वो ट्रिगर कर गई सर। उसके बाद मेरी बॉडी के पहले लोअर बॉडी में मेरे साथ ऐसा हुआ कि फंक्शनल कम होती रही, और फिर अपर बॉडी में और फिर कार्डिक भी मुझे इश्यूज होना शुरू हुए। तो ये चीज़ें बड़ी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रही थी, और इसी वजह से फिर मैं पाकिस्तान वापस आया। अच्छा, मैं यहाँ पर स्पेशली नाजरीन और सामीन को बताना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स भी हमारे साथ इसको देख रहे होते हैं, ज्वाइन किए हुए हैं हमारे इस चैनल को। तो बताना चलूँ कि हमारे साथ जो हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त, ये फिजिकली इम्पेयर्ड हैं और व्हील चेयर यूजर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आज हम तमाम डिटेल्स हम इन्हीं से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हम आगे चलते हैं हुसैन भाई। तो यहाँ पर आपकी जावेद भाई साहब से मुलाकात हो गई, तो उस वक्त क्या आपके माइंड में था मुलाकात होते वक्त, और क्या डिस्कशन हुई जिसने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया? सर माइंड में एक ही चीज़ थी, मुझे कनाडा जाना है, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहना। सही। मुझे वो है कि पखैर रागले दुम दबा के भाग, और कुछ नहीं था माइंड में। लेकिन जावेद साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये तुम पाकिस्तान से जाना चाह रहे हो, तुम्हें अंदाजा है कितने लोग हैं तुम्हारे जैसे जो घरों में हैं, और उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो उस टाइम मेरे ज़हन में आया, मैंने मुँह से तो ये बोला जी सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़हन में मेरे ये आया कि उसके लिए गवर्नमेंट है, व्हाई शुड आई भाई? मुझे तो अपना पासपोर्ट का रंग बदलना है और मुझे अपनी लाइफ सीधी करनी है सर, डॉक्यूमेंट दें। जावेद भाई ने बहुत बहुत उनकी काउंसलिंग ना बहुत मैजिकल काउंसलिंग है जावेद भाई की, वो ना असर करती है बंदे पे, वाकई में करती है। तो जावेद भाई ने मुझे उसी दिन ना टहलाया ना किया, उसी दिन मुझे डॉक्यूमेंट दिया कि तुम ये डॉक्यूमेंट लो, अपना वीज़ा अप्लाई करो, बस एक है कि मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं मांग रहा, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो ना हमारे पास आते रहो, ये तुम्हारी कम्युनिटी है, इसके लिए कुछ ना कुछ तुम सर्व जरूर करके पाकिस्तान से जाओ। तो उनकी ना बस ये चीज़ मुझे याद रह गई, और ये मेरे ऊपर एक बर्डन भी था कि यार मैंने, अब इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिया तो पैसे वैसे तो कुछ नहीं लिए, और बहुत वो बड़ा डॉक्यूमेंट था, उसमें ये लिखा था कि अगर मेरे फंड ड्रेन हो गए कनाडा जाके तो मुझे ये इदारा सपोर्ट करेगा, मैं गवर्नमेंट पे लोड नहीं बनूंगा। ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात। बात, कोई किसी के लिए इस दौर में तो वाकई नहीं करता। बिल्कुल तो जावेद साहब ने फौरी तौर पे मुझे वो डॉक्यूमेंट दिया, तो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन था, क्योंकि मैं बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बड़े बड़े रेफरेंसेस से मैं बड़े बड़े इदारों में गया था ये डॉक्यूमेंट लेने, और उन्होंने मुझे टहला दिया, नहीं दिया था। और जावेद साहब ने जाते ही दे दिया। उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी अभी भी उधर के शकील खान साहब हैं DWA के, उन्होंने उसी टाइम साइन किया, लेटर टाइप किया, वो सारी चीज़ें मुझे याद है। तो मेरे ऊपर ये था कि मैं इनके लिए ज़रूर, इन्होंने जो कहा है कि मैं इनके पास जाऊं, कम्युनिटी को सर्व कर सकूं। तो जब मैंने जाना शुरू किया 2, 4, 5 बार में ही मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, और अब तक आज तक जो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में किया है, पैसा कमाया है, और जो मैं कॉर्पोरेट में काम करता रहा हूँ, वो सब ज़ाया ही है। असल काम तो ये है
तो मैंने कहा चलो जब तक वीजा नहीं आ रहा लगा रहता हूँ मैं इनके साथ, उनके साथ लगा रहा। फिर मैं तो इसी बीच में कोरोना आ गया सर, तो फिर फ्लाइट्स भी बंद हो गई, वीजा प्रोसेस सबसे बेस्ट यही होगी। सब चीजें रुक गई। तो कोरोना में ना हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की थी, और उन लोगों को घरों में राशन दिया, उन माजूर लोगों को जो लाइन में लग के राशन छीन नहीं सकते। तो मुझे ना ये चीज बहुत अट्रैक्ट करी, और मैंने बहुत अच्छे से पार्ट लिया उसमें, और जावेद साहब ने मुझे इतना पुश किया, हर चीज में मुझे टीम लीडर बना दिया, हर चीज में मुझे आगे बना रख दिया। हालांकि मैं वॉलंटियर था और उनके पास टीम की कमी नहीं थी, उनके पास शकील खान जैसे, रेहान गौहर जैसे लोग व्हील चेयर्स पे, और जो मैंने उनसे बहुत सीखा है। तो ये सारे लोग थे, उसके बावजूद उन्होंने मुझे इतना आगे किया। तो मुझे ना फिर यही शायद चीज थी कि मुझे ना अंदर वो चीज डेवलप हो गई, एक जो पेट्रियाटिज्म होता है, तो वो जो एक हमारा पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने शहर से मोहब्बत, तो वो चीज ना दोबारा रिकॉल हो गई कहीं ना कहीं। तो वो नाराजगियां भी दूर हो गई, जिसकी वजह से मैं 11 साल पाकिस्तान से बाहर हुआ। ओके सही तो जो है सर, फिर मैंने उस दिन से काम करना शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह, कनाडा तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं कहाँ कहाँ जा चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और अब जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं खुद मना कर देता हूँ, नहीं भाई मैंने नहीं करना। कराची में काम कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है नाज़रीन, आपकी लाइफ में तब्दीली ही जब आती है जब आपके साथ कोई मेंटोर अटैच हो, और जिसकी गाइडेंस, जिसके जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी लाइफ को, आपकी मेंटली अप्रोच को चेंज कर रहे होते हैं, आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहे होते हैं। डेफिनेटली इसमें दूसरा बहुत बड़ा पार्ट होता है कि आप खुद कितने विलिंग हैं, आपके अंदर खुद कितनी मोटिवेशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन से पहले जरूरी होता है कि आपके साथ आपका दोस्त, आपका मेंटोर, या फिर आपका कोई टीचर, आपका उस्ताद ऐसा हो जो आपको उस इशू से या उस बैरियर से निकाले। एक दफा बैरियर पार करा दे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इंसान ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है। हम आगे चलते हैं हुसैन भाई के। हुसैन भाई, DWA, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से आपने स्टार्ट किया सर, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त क्या कर रही है? सर DWA जो है फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, और वो जो काम कर रही है उसको शायद एक पॉडकास्ट में बताना मुश्किल है, किताब लिखनी पड़ेगी DWA के ऊपर। बहुत काम कर रहे हैं, मैं वहाँ से सीख कर आया हूँ। अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं हूँ, बट आई एम ऑलवेज थैंकफुल कि उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। और आज PILC, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में जो मैं सर्व कर रहा हूँ, वो उन्हीं का सिखाया हुआ है। बट जो बेहतरीन काम DWA का है, उन्होंने रिहैबिलिटेशन फॉर फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज का ना रंग बदल दिया। उन्होंने उसको इस तरीके से मोल्ड किया है, ये चैप्टर बनाया हुआ जावेद रईस साहब का था, मगर जो है DWA की पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व है। और उन्होंने जिस तरीके से वो लोग रिहैब कर रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, और वो रिहैब से एक कदम आगे जाके जो काम कर रहे हैं ना सर, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर खास करके, वो मैं नहीं समझता कोई और इदारा कर रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ये रिकॉर्डेड मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई इदारा ऐसा कर रहा है कि कोई 10 साल से घर में कैद माजूर बंदा है, माजूरी के साथ कोई बंदा है, और उसको घर से बाहर निकाले, उसके ऊपर 2-4 साल अपनी इन्वेस्टमेंट करे, उसके अंदर जीने की चाहत पैदा करे, उसको असिस्टेड डिवाइसेस से, पर्सनल केयर अटेंडेंट से एम्पावर करे, उसको पैसा दे बिजनेस करने के लिए या तालीम दे नौकरी करने के लिए, उसके बाद उसकी शादी कराए, उसके बाद उसके बच्चों के मामला देखे, उसके बीवी के और ससुराल के मसले देखे, उसकी मोबिलिटी के लिए, उसके लिए गाड़ी, रिक्शा, जो भी होता है वो चीजें अरेंज कराए, उसको ड्राइविंग लाइसेंसेस बना के दे। अगर कोई इदारा सर ये कर रहा है तो मैं वापस कनाडा जाने तैयार। सर, एक छोटी सी शरारत मेरे माइंड में आ रही है सर प्लीज। आपने कहा कि वो शादी और बच्चे भी आप लोग करवा रहे होते हैं, तो अगर दूसरी करनी हो? सर दूसरी भी करवा रहे हैं, अच्छा, ओके। क्योंकि पहली जो होती है अगर वो नहीं होती है, खवातीन जो हमारी डिसेबिलिटी के साथ हमारी बहनें हैं खास करके, उनकी ऐसे काफी केसेस हैं जो फर्स्ट मैरिज जो है उनकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ दोनों एक साथ। हाँ सर वो तो फिर देखें आप। अच्छा, चल आगे चलते हैं जी, थैंक यू। अच्छा हुसैन भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, क्या इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल या उनकी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें कोई डिफरेंस है?
सर मिशन एंड विजन से लेके इनके इम्प्लीमेंटेशन तक टोटली डिफरेंट है। अच्छा सही है, ओके। डीडब्ल्यूए इसको भी जो मैं है चाहूंगा जी, एक्सप्लेन कर। डीडब्ल्यूए जो है वो रिहेबिलिटेशन पे काम करता है। सही है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है एक्चुअली। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट लिविंग पे काम करता है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग हैं। और रिहेबिलिटेशन तो हम सब जानते ही हैं कि क्या होती है, किसी मरते हुए को जिंदा कर देना जो है और उसको बचा लेना, एक कह लें कि एक रेस्क्यू सिस्टम के बिल्कुल तहत सही जो है। हमारा मेडिकल मॉड्यूल कहता है उसके ऊपर चलते हुए जो एसओपीज का ख्याल रखते हुए हम, वो रिहेबिलिटेशन है। बट इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जो है वो डिफरेंट काम कर रहा है सर। एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में हम चारों डिसेबिलिटीज को केटर कर रहे हैं और चारों डिसेबिलिटीज को हमने अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल के विजुअल इंपेयरमेंट के साथ जो हमारे भाई बहनें हैं उनको सिर्फ विजुअल इंपेयरमेंट के साथ ही ट्रेंड हमारे लोग देखेंगे। जो हियरिंग इंपेयरमेंट के साथ मामला हैं वो अलग हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ भी मामला अलग है। फिजिकल डिसेबिलिटीज को हम जो देखते हैं वो सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं वो लोग देखते हैं। इसमें हम जो इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं सर, वो पूरे पाकिस्तान से पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बुला के 12-15 लोगों के बैचेस में उनको बुला के हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आपको इंडिपेंडेंट लिविंग जो है वो पेनिट्रेट करनी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज में। इंडिपेंडेंट लिविंग का अगर मैं छोटा सा मकसद बताऊं तो वो ये है कि आप अपनी जिंदगी जैसी जीना चाहते हैं, आपको पूरा राइट है कि अपनी जिंदगी उसी तरीके से जिए। किसी को कोई हक नहीं है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और वो आपको डॉक्टर बना दे, आपका दिल है रिक्शा चलाने का और वो कहे कि जहाज चलाओ। तो इंडिपेंडेंट लिविंग जो है ये आपको आपकी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। और इसमें हम जो सर्विसेज दे रहे हैं सर वो अटेंडेंट सर्विसेज है। हम जो है इसमें असिस्टेड डिवाइसेस जो है उसकी श्योरिटी देते हैं। और असिस्टेड डिवाइसेस हमारे जहनों में कहीं ना कहीं है कि सिर्फ वाइट केन है या व्हील चेयर है, नहीं। अगर आपको खाना खाने में दिक्कत है और अगर आपके लिए एक इस तरह का स्पून बनाने की जरूरत है कि आप उससे खाना आराम से खा सके तो वो आपकी असिस्टेड डिवाइस है। और बॉल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है असिस्टेड डिवाइसेस की, खास करके पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, खास करके फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सबसे बड़ा मसला ही बॉल मैनेजमेंट है कि जो टॉयलेट के वॉशरूम के मामला हैं वो जो है हम उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकते जैसे दूसरी डिसेबिलिटी के लोग या विदाउट डिसेबिलिटी लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपने इंडिपेंडेंटली अपना काम करना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किसी और के ऊपर कम से कम जो है सपोर्ट डिपेंडेंट हुआ, सही बात। डिपेंडेंट। तो ये काम सर इंडिपेंडेंट लिविंग है। थैंक यू जैन भाई। मेरा ख्याल है कि तमाम वो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जो किसी भी डिसेबिलिटी से कनेक्टेड हैं और उनको लगता है कि उनको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंसी से हटना है, ट्रेनिंग्स हासिल करनी है या अपने आप को इतना ग्रूम करना है, तो आप डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में आ सकते हैं और अपने अगर कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई बहन है, कोई भाई है, तो डेफिनेटली आप इन लोग। अच्छा, कुछ एज मुझे बताएंगे सर कि किस एज से आप बच्चों को लेते हैं आमतौर पे? सर हम लोग, अच्छा मुझे ना अभी थोड़े दिन पहले ये चीज पता भी चली कि छोटे बच्चे जो कि, ये मैं आपसे तस्दीक भी करना चाहूंगा कि क्या ये सच है, जो हमारे फॉर एग्जांपल के क्लास 5, 4, 3, 2 के बच्चे हैं और वो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं, तो उनके लिए कोई खास करके स्कूल नहीं है कराची में गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये सही बात है सलमान साहब? देखिए, वैसे तो यकीनन कराची में बिल्कुल स्कूल हैं जिसमें डीपीटी के अंदर स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा आइडारियो स्कूल है, सही है, जो कि यकीनन चल रहा है। असल में एक्चुअली जो आप शायद बात करना चाह रहे हैं मॉन्टेसरी साइड बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, मॉन्टेसरी का अनफॉर्चुनेटली फुकदान कराची में बिल्कुल है, लेकिन आइडारियो ने किसी हद तक इस पर काम किया है। लेकिन जिस लेवल पर मैं देखता हूँ कि जो आमतौर पे जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं उनके अंदर जो एक सेटअप होते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के और पूरे सिस्टम्स होते हैं, उसमें हम लोग काफी पीछे और बिल्कुल ना होने के बराबर हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं। मॉन्टेसरी सिस्टम हमारे पास प्रॉपर नहीं, अनफॉर्चुनेटली। यही मेरी रिक्वेस्ट है सलमान भाई, ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप ये मॉन्टेसरी बच्चों की करें। उससे हो क्या रहा है कि जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ बच्चे हैं ना, जब वो जाहिर है देखते हैं हमारे दूसरे बहन भाई स्कूल जा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, तो वो ना एक और ट्रॉमा में चले आते हैं
और उनके साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो agree। तो ये चीजों पे ना बड़ा हमारा एक वो है, हम करना चाहते हैं चीजें, बट जाहिर है हम अपने प्रेमिसेस में रह के कर सकते हैं, और हम बेहतर है कि हम फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए जो काम कर रहे हैं हम वो ज्यादा फोकस रख उस सके, पे फोकस रखें। सर इसमें बिल्कुल हम आपने एक अच्छी चीज की तरफ, और ये बहुत दिनों से मेरे माइंड ऑलरेडी थी ये चीज, बल्कि हम लोग मिलकर इस पे कोलैबोरेट करते हैं और इंशाल्लाह आपसे गाइडेंस लेते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे देखिए आप देखिए जिस लेवल पे आप लोग पहुंच चुके हैं, नो डाउट कि आपसे बहुत सारी हमें गाइडेंस चाहिए होगी। हमारी अपनी जगह पे एक्सपर्टीज हैं, कोशिशें हैं, आमतौर पे हम अडल्ट्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स पे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपसे इंशाल्लाह गाइडेंस मिलेगी, और ये मेरा ख्याल है टीम भी नोट कर लें कि लाजमी तौर पे इंशाल्लाह इस पे कोलैबोरेट करें। अच्छा सर, आपका जो क्वेश्चन था कि हम किस एज क्राइटेरिया में काम करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किड्स विद डिसेबिलिटीज, चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज या फिर यूथ विद डिसेबिलिटी पे काम करें। तो हमारा क्राइटेरिया यही है। हम भले वो 22 साल का लड़का लड़की हो और उसको हमें अलिफ बे 1 2 3 से पढ़ाना पड़े, तो वी डोंट माइंड, हम वहीं से शुरू करते हैं। और इसको हमने PILC में इल्म सबके लिए करके अपना प्रोजेक्ट है, जिसपे एजुकेशन के सारे मामला देखे जाते हैं। इल्म सबके लिए में हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। दी लीव्स में पहला ग्रुप है दी लीव्स, जिसके अंदर जो है सारे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कभी किताब नहीं देखी होती, जिनको नहीं पता कि कोई ABC या अलिफ बे, बिल्कुल इनिशियल। उसके बाद हमारे ट्रीज आते हैं। ट्रीज में हमारे वो लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, और वो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और इस लेवल पे आ जाते हैं कि वो 5वीं 8वीं जमात के स्टूडेंट कहलाए। उसके बाद जो है हमारे एवरग्रीन्स हैं। एवरग्रीन्स में हम जो है मैट्रिक उनका करवाते हैं। मैट्रिक जो है हमने इसको एवरग्रीन नाम भी इसलिए दिया हुआ है कि मैट्रिक करने के बाद कम से कम सरकारी नौकरी जो है उसकी एलिजिबिलिटी इनकी सर बन जाती है। तो एवरग्रीन्स में हमारे इस ग्रुप में हमारे वो लोग होते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे प्रोज हैं, जिसमें वो मास्टर्स भी हैं हमारे और बैचलर्स करने वाले लोग भी हैं। तो ये एजुकेशन रुकती कभी नहीं है। हम एजुकेशन जो है वो फिलहाल तौर पे 2 बोर्ड्स पे मुश्तमिल है। एक इल्लामा इकबाल बोर्ड है और दूसरा सिंध बोर्ड है। सिंध बोर्ड से और इल्लामा इकबाल बोर्ड से हमारे जो बच्चे मतलब उनकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है कि वो किस बोर्ड में, हम देखते हैं कि उनकी असेसमेंट के बाद के होना चाहिए और उसमें उनको इनरोल कर देते हैं। बट इल्लामा इकबाल बोर्ड में मामला ये है कि सिर्फ और सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाती है, उधर अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम जो है बिकन हाउस स्कूल वालों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी हमें हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहते हैं। हम जो है अपने बताने का मकसद ये है कि वो बच्चा जो इल्लामा इकबाल बोर्ड से पढ़ रहा है, हम उसको भी बिकन हाउस की किताबें पढ़ाते हैं अंग्रेजी की, ग्रूमिंग के लिए, उसकी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, ताकि वो मेन स्ट्रीम में चल सके। कल को ये ना हो कि वो सिर्फ उर्दू मीडियम रह जाए और मेन स्ट्रीम में वो कुछ ना कर सके। तो इसलिए हालांकि उसका एजुकेशन में बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, बट हम अपनी तसल्ली के लिए कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो अच्छे से अच्छे जगह पे भी बैठे तो उसको मसला ना हो। थैंक यू हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हम अब मेन टारगेट की तरफ आ जाएं। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज इस पॉडकास्ट का भी, और मैं चाहूंगा कि ये क्योंकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम कंपनीज और स्पेशली मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर इंस्टीट्यूट्स की अंडरस्टैंड समझते हैं, उनकी शायद ये थिंकिंग है कि ये शायद एक्सेसिबिलिटी ऑडिट जो है वो सिर्फ कंपनीज के लिए है, सिर्फ जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यकीनन है, वैसे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इंस्टीट्यूट्स इससे मुबर्रा नहीं है। इंस्टीट्यूट इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हर इंस्टीट्यूट को एक्सेसिबल होना जरूरी है। देखिए आमतौर पे अगर एक इदारा जो है वो स्पेशली कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है और वो इदारा खुद उन्हीं बच्चों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि मजा नहीं आएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर कोई फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कोई इदारा है और वो खुद उन्हीं बच्चों के लिए एक्सेसिबल ना हो, तो फिर वो बच्चे जब फ्रीली वहीं पर कोई सीख नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर मजा नहीं आएगा। तो इस पर हम लोग डिस्कस करना चाहूंगा सर कि ये ऑडिट क्या होता है, इसका एक्ट क्या है, क्या एक्ट कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम डिटेल डिस्कस करें सर। देखिए, सिंध डिसेबिलिटी एक्ट हमारे पास मौजूद है सिंध में, और सिंध डिसेबिलिटी एक्ट कहता है, बिल्कुल आसान अल्फाज में बताता हूँ क्योंकि ताकि आम आवाम भी समझ पाए, आम लोगों को। सिंध डिसेबिलिटी एक्ट कहता है कि सिंध भर में जितनी बिल्डिंग्स हैं
XYZ, वो हॉस्पिटल्स हो, वो स्कूल कॉलेजेस हो, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट हो, बैंक हो, वो गोश्त की दुकान हो, वो राशन की दुकान हो, कोई भी हो, उसको एक्सेसिबल होना लाजमी है। और सिंध डिसेबिलिटी एक्ट ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी सिंध में अगर कंस्ट्रक्शन कर रही है तो वो पहले एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखे, वो पूरी तरह से बिल्डिंग एक्सेसिबल बनाए, वरना वो बिल्डिंग गैर कानूनी है। नई बनने वाली बिल्डिंग्स एक्सेसिबल होनी चाहिए। सही है, ओके। और जो पुरानी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो वो इंश्योर करें कि उसको एक्सेसिबल करें। ये सिंध डिसेबिलिटी एक्ट कहता है। सही है। बट मामला ये है, हमारे पास कानून बहुत सारे होते हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं होती। सही है। ये हमारी बदकिस्मती है। अब सिंध डिसेबिलिटी एक्ट के मुताबिक तो हम छोड़ें, हम सबसे पहले तो ये सोचें, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे बनाया हुआ हमारे मुसलमानों का मुल्क है। सही है। तो जो है हमारे दीन में भी तो ये है ना कि अगर पत्थर सामने पड़ा हुआ और रास्ते से पत्थर हटाना नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। उस दीन को मानने वाले मुसलमान हैं। ये एक्सेसिबिलिटी, खुदा का वास्ता देखिए मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेसिबिलिटी ये हमारे लिए या सलमान इलाही भाई के लिए नहीं है। ये एक्सेसिबिलिटी कल को आपके भी काम आएगी। आपने 60-70 साल का, 80 साल का होना है। जावेद रईस साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने पूरे मुल्क को कितने जबरदस्त शान और शौकत से संभाला था ना, आखिर में व्हीलचेयर पे आए ना सर। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं भाई। आपके पेरेंट्स हैं, आज वो माशाल्लाह चलते फिरते हैं, कल उन्होंने भी जो है किसी न किसी डिसेबिलिटी को फेस कर लेना होता है एक एज में आके, और ये नॉर्मल है। ये कह लें कि सबने इस मामले से गुजरना है। तो जो है ये वो कम्युनिटी है नाज़रीन एंड सामीन, ये वो कम्युनिटी है जिसमें कभी भी किसी भी एज में और कोई भी शामिल हो सकता है। तो ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह हम सबको महफूज रखे यकीनन। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन डेफिनेटली एक ऐसी चीजें मजाक से हट के थोड़ा सा सीरियस हम सोचें तो ये बात हकीकत है कि अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी, कोई डिजीज, कोई एक्सीडेंट, किसी भी रीजन की बेस पर हम किसी भी एज में पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कम्युनिटी में शामिल हो सकता है। तो इससे पहले कि आप खुद इस कम्युनिटी में शामिल हो, पहले से ही ऐसा काम कर लें ताकि आप होने से पहले और तमाम लोग भी उस जो एक्सेसिबिलिटी है उससे फायदा उठा सके। यहाँ पे जब बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? अगर उसको ऑडिट किया जा रहा होता है, उसकी इवैल्यूएशन की जा रही होती है। अच्छा, हमारा देखें, सबसे पहले एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जहाँ हम एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स की बात करते हैं, एक्चुअली हम करते हैं एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट्स। सही है, ठीक है। हम ऑडिट इसलिए नहीं करते कि हम अथॉरिटी नहीं है ऑडिट करने की, वो तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये मेरा सवाल भी है गवर्नमेंट से कि मेरी अपनी मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, DPD, एंड आई ग्लैड के हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में DPD जैसी ब्लेसिंग जो है हमारे है। बट ये जिम्मेदारी ऑडिट की गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट के इदारे ऑडिट करें कि कितनी बिल्डिंग्स एक्सेसिबल हैं, और वो सलमान इलाही भाई जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को साथ रखें। एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट या एक्सेसिबिलिटी ऑडिट सलमान भाई हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे यहाँ आजकल हर कोई मुंह उठाकर आता है, कहता है जी मैं एक्सेसिबल असेसमेंट कर देता हूँ। भाई कैसे करोगे आप गूगल से निकालोगे फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, आप गूगल से निकालो, गूगल आपको क्या बताएगा कि रैम कितनी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है, उसका ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, ठीक है, 1.12 पे होनी चाहिए, यही बताएगा गूगल आपको। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, किसी मुल्क में अथॉरिटी होती है तो वो किस लिए होती है। किसी हमारी अपनी मिनिस्ट्री का भी ये काम है कि वो लोगों को एथोराइज करें कि इनके अलावा एक्सेसिबल असेसमेंट, एक्सेसिबल ऑडिट नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर और दूसरा जो इदारा है DWA, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको मैं जानता हूँ, ये दोनों इदारे जापान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से सनती याफ्ता है, एथराइज है। जापान इंडिपेंडेंट लिविंग कहता है जिल के जो है ये लोग ट्रेंड है पाकिस्तान में एक्सेसिबल असेसमेंट करने के लिए। और वो क्यों कहता है? क्योंकि हम खाली फिजिकल डिसेबिलिटीज को नहीं है कि जाके खाली रैंप बना दें, हम वहाँ टेक्टाइल्स भी चेक करेंगे। हम वहाँ पे बताएंगे कि टेक्टाइल्स भी आपके किस तरह के होने चाहिए और इधर टेक्टाइल कहाँ जरूरी। हम आपको बताएंगे कि इधर सायरन्स जो है वो किधर होने चाहिए। हम आपको बताएंगे कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ लोग हैं उनके विजुअल इंडिकेटर्स कैसे होते हैं और वो इमरजेंसी केसेस में कहाँ लगने चाहिए। ये सब
जिल ने हमें ट्रेन किया और जिल ने हमें जो है अथराइज किया कि हम पाकिस्तान में ये काम करें जाके। जब हम जाके ये चीज बताते हैं कि जी आपने इस तरह की एक्सेसिबिलिटी रखनी है, तो अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जाएगा या डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन से सर कोई जाता है ना, तो वो गूगल का उठाया हुआ क्राइटेरिया नहीं देता है कि जी आपकी रैंप इतनी चौड़ी होनी चाहिए। गूगल का उठाया हुआ जो क्राइटेरिया है ना, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि वो हमारे पास पाकिस्तान में फेल है। वो गूगल का उठाया हुआ क्राइटेरिया कंट्रीज के मुताबिक होगा, वो यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक है, वो एस्टेब्लिश कंट्रीज के मुताबिक है। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही ऐसे है कि वो जो है 1.12 ग्रेडियंट पे रैम भी बना सकते हैं और वो इतनी चौड़ी रैम्स बना सकते हैं, वो वहां टेक्टाइल्स दे सकते हैं। हमारा मामला ये है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिस्टर्ब। आप जाइए डिफेंस में कभी फेज 5 में जाके खड्डा मार्केट में बनाने की कोशिश कीजिएगा रैम, आपको पता चलेगा वो जी 45 गज की बिल्डिंग 4 फ्लोर की होगी और उसकी छोटी सी गली होगी, उसमें आप रैम किस तरह बनाएंगे? तो ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए हमारे पास, हम चैलेंज करता हूं मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कि अगर कोई विलिंग है कि वो अपनी बिल्डिंग में एक्सेसिबिलिटी लाए, तो हम आपकी 40 या 20 गज की बिल्डिंग को भी एक्सेसिबल करें और पूरे स्टैंडर्ड्स पे करें। लेकिन वो स्टैंडर्ड्स हमारे पाकिस्तान के बनाए हुए जिल से अथॉराइज्ड स्टैंडर्ड्स होंगे, वो गूगल से उठाए हुए स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। गूगल के उठाए हुए स्टैंडर्ड्स पे आप जाके लोगों पे बटन डाल देते हैं कि जी ये करना है, और फिर वो कंपनीज भी परेशान हो जाती हैं, जी अब हम पूरी बिल्डिंग कैसे गिराएं। तो मामला ये है। दूसरा ये है कि आपने जब असेसमेंट करनी है तो आपने चारों तरह की डिसेबिलिटीज का ख्याल रखना है। आपने ये भी देखना है कि इधर विजुअली इम्पेयरमेंट के साथ लोग आएंगे, आपने ये भी देखना है फिजिकली इम्पेयरमेंट के साथ लोग आएंगे, आपने ये भी देखना है हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ लोग आएंगे, और आपने ये भी देखना है कि इधर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ भी लोग आएंगे। इन सारी चीजों के मामलात को देखना पड़ता है। लेकिन हम जाके कहते हैं कि जी हमारे दरवाजे के बाहर रैंप बनी हुई है, हम एक्सेसिबल हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, असल में वाकई अभी तक जो एक्सेसिबिलिटी कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रैम से है। उससे अलावा अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सेसिबिलिटी क्या है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक्सेसिबिलिटी को जो रैम्स हैं, वो दरअसल वही आप वाली बात के 70, 60, 80 जो एज के हमारे लोग होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, वो लोग दरअसल इसको यूज कर रहे होते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी वहीं तक महदूद रह गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो अभी एक्सेसिबिलिटी को डिस्कस ही नहीं किया गया। सर ऐसे ही है। और एक सबसे बड़ा मसला जो हमारे साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई आपके साथ अगर कोई मेडिकल मसला होगा, मेडिकल का मसला होगा तो आप डॉक्टर के साथ बैठेंगे ना, आपके साथ कोई कानूनी मसला होगा तो आप लॉयर के साथ बैठेंगे ना। जब आपके साथ डिसेबिलिटीज के मसले होते हैं तो व्हाई यू आर नॉट इन्वॉल्विंग डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज? ये मेरा ख्याल है नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज मेरा ख्याल है ख्याल रखिए कि आप जब तक पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अथॉरिटीज उनके इदारों से कनेक्शन करके अपना काम नहीं करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि यकीनन कि नाइंसाफी हो जाएगी। जब भी तो फिसल बंडे बने हैं ना, देखिए ना आप रैम के नाम पे वो बच्चे फिसलते हैं उसके ऊपर। और वो मैं तो ये कहता हूँ कि आप ऐसे इदारों पे भी केस कर देना चाहिए जो ये फिसल बंडे बना रहे हैं, क्योंकि जब इस पे व्हीलचेयर जाती है तो वो और खतरनाक हो जाता है, उसमें तो और डैमेजेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का हमें ख्याल करना चाहिए। देखें कभी कभी हम सही करने की चाहत में ना कुछ ज्यादा गलत कर देते हैं, इंटेंशनली नहीं करते बट हो जाता है। इसमें क्या क्राइटेरियाज है इवैल्यूएशन में, क्या क्या है, इसको थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें। सर देखें इसके क्राइटेरियाज जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसकी एक पूरी किताब है हमारे पास, और जहां हम लेके जाते हैं ना तो ये तकरीबन आप कह लें कि 49-50 पेजेस हैं उसके, और ये पूरे 50 पेजेस की एक असेसमेंट होती है। सही है। उस असेसमेंट में एक एक चीज देखी जाती है। क्राइटेरिया से मैं आपको बताऊं कि हम जब आपकी बिल्डिंग को या आपके घर को या आपकी दुकान को एक्सेसिबल करने असेसमेंट के लिए आएंगे, एक्सेसिबल करना हमारा काम नहीं है, असेसमेंट करना हमारा काम है। एग्जैक्टली, हाँ सही है। जब हम आएंगे तो हम आपके बस स्टॉप से शुरू करेंगे, हम जो है आपके घर के दरवाजे से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये सिखाया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का सबसे बड़ा चैलेंज मोबिलिटी है, और जब कोई थका हारा पर्सन विद डिसेबिलिटी बस से उतरे तो वो आप तक कैसे पहुंचे।
सबसे बड़ा मामला ये है। तो हम क्या करते हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे जाके जी फला बैंक में गए जी, एक्सेसिबल असेसमेंट हमारी ऑडिट हुई है, असेसमेंट भी नहीं, फला इदारे ने जी ऑडिट कर दिया माशाल्लाह, अच्छा जी क्या किया, जबरदस्त ये किया है, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे हमने ये रैंप बनाई है। तो मैं कहता हूँ जी अपने बच्चों को लाएं, अब किसी पार्क में ना ले आए, इधर ही फिसलवाएं। ये है मामला। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, एक्सेसिबिलिटी में हम किन, शॉर्टली अगर हम इसको डिस्कस करें कि किन किन पॉइंट्स को हम देखते हैं। एक आपने बात समझ गया बिल्कुल कि आप जैसे आप ये रैम है, रैम के अलावा वॉशरूम भी देखते हैं, हम और क्या क्या चीजें देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप सर मैं इसमें चंद चीजें बता देता हूँ कि हमने जो है आपकी दरवाजे का जो लॉक है उससे लेके आपके जो स्विच बोर्ड्स के बटन होते हैं उन तक को देखना होता है। आपने अगर एसी लगाया हुआ है अपने पास और वो रिमोट से चलता है तो उसके रिमोट के साइड पे ये भी देखना होता है। हमने जो है आपके रिसेप्शन डेस्क से लेके आपके जो है इमरजेंसी एग्जिट तक का हर कुछ देखना होता है। आपके डोर्स के साइज से लेके आपके किचन में अगर स्लैब लगा हुआ है तो उस पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कितनी एक्सेस है यहाँ तक देखना होता है। नाज़रीन यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मिसाल के तौर पे कि एक जो डोर से एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस में अगर लॉक को देखा जा रहा है तो एक जो फिजिकली इम्पेयर्ड है वो भी उस लॉक को यूज कर सके, उसका हाथ वहां पर जा सके, और एक अगर कोई अदर डिसेबिलिटी का बच्चा है तो वो भी यकीनन उस डोर को, उस लॉक को यूज कर सके। फिर डोर का साइज देखा जा रहा होता है कि आया उस डोर में से जो व्हीलचेयर है वो भी इजीली एंटर हो सके, एंट्रेंस उसकी इजी पॉसिबल हो सके, और जो तमाम पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो भी इजीली उसमें एंटर हो सके। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक जगह देख रहा था कि वहां पर वो एक बड़े मजेदार से इदारा था, वो मैं इसमें गया तो वहां पर उन्होंने सारे के सारे जो डोर्स थे वो काफी नीचे थे, तो मैं उस पे नहीं जा पा रहा था, बड़ा मुझे झुक के जाना पड़ा। कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर वो साहब ने इतना नीचे बनाया हुआ है, कहने कि हमारे तो सारे व्हीलचेयर यूजर है, हमें भी जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज देखनी होती है कि तमाम लोग जो है वो उसको एंजॉय कर सकें, इजी एंट्रेंस हो। और इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं स्विचेस की, तो स्विचेस की हाइट ऐसी ना हो कि एक व्हीलचेयर यूजर का हाथ ही नहीं जा रहा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें काम करना होता है। जी सर प्लीज। सर इसके अलावा आपका ये इसमें ना बहुत बारीकियां भी हैं। अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर ही हमने जो है अपनी ट्रेनिंग्स ली हैं, और सिंध डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो जब बना तो उसमें भी जावेद रईस साहब ने और उनकी साथ बहुत सारे और भी उनके कोलीग्स से जिन्होंने सिंध डिसेबिलिटी एक्ट को मद्देनजर रखते हुए सिंध डिसेबिलिटी एक्ट को बनाया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये रेप्लिका भी है, बट काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज आए, हमने और अच्छा बनाया उसे। सिंध डिसेबिलिटी एक्ट में और एडीए अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट भी ये कहता है कि आपके जो दरवाजों के लॉक है ना, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, दरवाजों के लॉक जो है आपके जो हैंडल्स हैं वो होने चाहिए जैसे आपके दरवाजे में हैंडल है, एक लंबी रॉड वाला, जिसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर हाथ में ग्रिप नहीं है तो वो भी आराम से खोल ले, अपनी कोनी से खोल ले, ठीक है, अपने मुंह से खोल ले, ठीक है, अपने ठुड्डी से खोल ले। बहुत सारे लोग ना मतलब गोल वाला नहीं होना चाहिए, गोल वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा सही है। अच्छा, गोल वाले में बड़े मामला होते हैं। अब ये छोटी सी बात समझाने में 50 साल लग जाएंगे, लोगों के नहीं समझ आएगा जब तक कि आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स के हाथ में चीजें नहीं देंगे। जो गोल लॉक खोल रहा है ना डिसेबिलिटी के साथ और उसके हाथ में ग्रिप नहीं है या उसके हाथ नहीं है और वो अपनी चिन से उस लॉक को खोलता है, सिर्फ ये वही बात समझा सकता है और उसकी तकलीफ भी वही समझ सकता है। अब आप बोलेंगे भाई मैंने तो ऐसे लोग ही कम देखे हैं जिनके हाथ में ग्रिप नहीं है या उनके हाथ ना हो, तो भाई आप मद्देनजर रखें 16% आबादी का हिस्सा डिसेबिलिटी के साथ है। ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, ये आपको बाहर के इदारे कह रहे हैं। 16% आबादी जहन में रखिएगा, ये तकरीबन पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो 3.5 से 4 करोड़ बन रही है। सर ऐसे ऐसा ही है। जो हम तो देखें हमारे यहाँ मर्दमशुमारी का कॉन्सेप्ट तो है या नहीं है पता, किस तरह का, इस पे हम नहीं जाएंगे है अच्छी होती है, मगर जो है जो हमारे सामने रिकॉर्ड्स आ रहे होते हैं किसी इलाके के, मुझे लगता है 22% से ज्यादा आबादी का हिस्सा जो है ना डिसेबिलिटी पे है। पाकिस्तान के किसी भी देहात में चले आए, शहर में चले आए, गांव में चले आए, 22% से नीचे डिसेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान, ज्यादा है। मैं गलत भी हो सकता हूं। और मेरे ख्याल अगर वो रिपोर्ट देखें इंटरनेशनल रिपोर्ट, तो उसमें मेंशन भी है कि 80%
जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, वैसे तो उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड में आमतौर पर एक्सपेक्टेड 15 से 16% है, लेकिन उनका ये भी इसमें आगे मेंशन हुआ था कि जो हमारे तरक्की पजीर ममालिक है, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उसमें 80% जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो अंडर डेवलप कंट्रीज में। सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रेफरेंस है। मगर सर हमारे अपने क्योंकि सेंसेस नहीं है, हमें इसका आइडिया नहीं है, सही से नहीं हो सकेगा, उस तरह के नहीं है जिस तरह होने चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के। बट देखें, कम्युनिटी में लोग हैं, आप आज एक स्कूल खोल के बैठ गए हैं और उधर स्कूल के बाहर लिखते हैं अफराद बा माजूरीन के लिए, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा जो रजिस्ट्रेशन आपके पास आ रही हो। हाँ, बस है कि वो स्कूल फ्री में होना चाहिए क्योंकि कोई भी अपने माजूर बच्चे के ऊपर पैसे खर्च नहीं चाहता। ये हमारा गलत माइंडसेट है और ये बदलने के लिए सलमान भाई जैसे और हमारे ऐसे इदारे चल रहे हैं। हम टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है और मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक चीजें हो तो हम उसको डिस्कस कर लें। हम वॉशरूम्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि एक इदारे को या एक कंपनी को, एक शॉपिंग मॉल को वॉशरूम को स्ट्रक्चर करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सर बेसिक हैं, देखें आपके जो वॉशरूम्स आप बना रहे हैं उसमें एक वॉशरूम जो है आप बना दें स्पेसिफिकली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वुमेन्स का और मेंस का जब आप वॉशरूम बनाते हैं तो उसमें एक वॉशरूम अलग उनके लिए बना दें, उसमें आप जो है हैंड रेल्स लगा दें ताकि उनको आसानी हो। आप जो है उसमें एक जो स्विच वगैरह है उसको थोड़ा नीचे कर दें, जो आपके शावर्स वगैरह हैं, नलके हैं, बेसन है, उसको आप जो है स्टैंडर्ड पे ले आएं ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उसको यूज कर सकें। साथ में जो आप रेल्स लगाएंगे वो आपके कमोड एरियाज में भी होने चाहिए ताकि वो शिफ्टिंग के लिए, अगर वो फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हैं तो उनको ईजिली वो आ सकें, व्हील चेयर से शिफ्ट हो सकें। आपके जो लॉक्स हैं, आपके जो दरवाजे हैं टॉयलेट्स के, उसका ख्याल रख लें कि वो कंसीडर पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कर रहे हो। तो इन छोटी छोटी चीजों से मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात उस पे कि मैं गया इत्तेफाक से, अभी मैं रिसेंटली दुबई गया था, तो दुबई में हुआ ये कि मैं वॉशरूम जा रहा था तो फौरन वहां से जो उनका एक शायद वर्कर था वो भागता हुआ आया, कहने नहीं 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 आपका वॉशरूम ये है। अच्छा, मुझे क्योंकि मुझे तो इस बारे का अंदाजा ही नहीं कभी, वो मुझे खैर वो अलग ले गए वॉशरूम में। तो जब मैं उस वॉशरूम में गया तो वो बड़ा सा वॉशरूम और तमाम उसमें, अच्छा पहले जब मैं वॉशरूम में गया तो मैंने कहा शायद उसने कोई ऑफिसर्स को वॉशरूम मेरे लिए खोल दिया और शायद हो सकता है उसने ये सोचा हो कि यार ये कहाँ जाएंगे और उनको मुश्किल होगी, उन्होंने ऑफिसर्स को वॉशरूम खोल दिया। लेकिन मुझे बहुत जल्दी अंदाजा हो गया कि वो वॉशरूम जिस तरह डिजाइन हुआ था वो स्पेशली डिजाइन था फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऐसे ही, और उसमें नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जाना अलाउ भी नहीं जी, होता। जी बिल्कुल, और उसकी जो चाबी होती है, जो लॉक होता है, वो लॉक रहता है और वो हमेशा नातुर कहते हैं उसको, जो उधर के लोग हैं यूएई में, तो वो उन्हीं के पास रहता है, वो टॉयलेट में वो करते हैं। भाई ये सारी चीजें करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान के बाहर जाइए, हर बिल्डिंग के बाहर आपको 2 पार्किंग्स जो हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व पार्किंग्स मिलेंगी। उस रिजर्व पार्किंग पे अगर आपने दुबई में या यूएस में, कनाडा में, यूरोप में कहीं पे भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, फौरी तौर पे आपको फाइन या मुखालफा मिल जाता है। पाकिस्तान में पार्किंग ही नहीं है, आप पार्किंग बनाएं। हम बहुत जो है ना कानून तोड़ने वाले लोग हैं, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ हम आपको इतने फाइन मुखालफे देंगे कि आपकी अपना फायदा है गवर्नमेंट का। तो आप ये पार्किंग्स बनाएं, आप एक्सेसिबिलिटी का ख्याल करें, इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है बहुत डिटेल में आज हमारी सारी डिस्कशन हो गई है। हम अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि प्रोसेस, अगर कोई बिल्डिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इदारा अपनी बिल्डिंग को इवैल्यूएट करना चाहता है, असेसमेंट करवाना चाहता है, तो वो आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? उसमें कितना लंबा प्रोसेस होता है और क्या कॉस्ट आती है जो उस कंपनी को या उस इदारे को देनी होगी? सही सर, सबसे पहले तो हम कांटेक्ट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, आपने सिर्फ #PILC लिखना है, आपको सारे कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की तकरीबन तमाम सर्विसेज फ्री हैं, तकरीबन नहीं 100% सर्विसेज फ्री हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। लेकिन आप अगर कॉर्पोरेट हैं और आप एक्सेसिबल असेसमेंट कराना चाहते हैं तो हम उसके बहुत कम चार्जेस लेते हैं, और चार्जेस हमारे इसलिए होते हैं क्योंकि हमें उसमें सिविल इंजीनियर भी ले आना पड़ता है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। खाली ऐसा ही नहीं है कि एक बंदा गया और जाके उसने ऑडिट ले लिया। तो इसमें पूरी टीम होती है, 8 लोगों से लेके 12 लोगों तक की टीम होती है।
इसमें हम चारों डिसेबिलिटीज को केटर करते हैं और चारों डिसेबिलिटीज के हिसाब से आपको असेसमेंट करके देते हैं। इसमें एक प्री असेसमेंट होती है, एक पोस्ट असेसमेंट होती है। प्री असेसमेंट में हम जो है पहले आपको बताते हैं कि आपके पास क्या क्या कमियां हैं, इनको आप पूरा करें और आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट देते हैं। वो रिपोर्ट जो है आपकी इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट होती है। उसके बाद जब आप अपनी एक्सेसिबिलिटी कर लेते हैं, फिर हम आपको दोबारा उसकी जो है एक असेसमेंट करते हैं और पोस्ट असेसमेंट के बाद फिर हमारी आपको जो है सर्टिफिकेट इशू होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एथराइज सर्टिफिकेट है कि आप जो है एक्सेसिबल है। अब अगर आके कोई आपको चैलेंज करता है कि आप एक्सेसिबल नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं, हमारी भी होती है। अब जो है हमारा कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट जो होती है इसकी, और ये बहुत मिनिमम कॉस्टिंग पे हम जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग है, तो वो 3-4 मंजिल की बिल्डिंग में हम आपकी इतने कम पैसों में असेसमेंट करते हैं कि जिसमें हमारे सिर्फ फ्यूल के चार्जेस निकले, हमारे जो हम अपने साथ इंजीनियर्स ले जा रहे हैं उनके जो पर डेज के हिसाब से हमें देना हो वो निकले, तो हम इतने लो लेवल पे जाके, यानी कि ये कमाई और प्रॉफिटेबल आपका वो बिजनेस नहीं है कोई, बल्कि आप सिर्फ एक यकीनन सपोर्ट के लिए लोगों को अवेयर करने के हवाले से उनकी बिल्डिंग को असेसमेंट करने के लिए आप ये काम। सर ऐसे ही है, वरना बहुत सारे इदारे 3-3 लाख जो है 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए भी ले रहे हैं कि भाई हमने आपकी ये 3 फ्लोर करें तो आप 5 लाख रुपए। नहीं भाई, ये हम काम इसलिए कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर हो, सलमान भाई आप हो, हम लोगों ने ना दिल से काम करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। exactly. हमने काम इसलिए करना है हमारी कम्युनिटी एकोमोडेट हो, हमारी कम्युनिटी फैसिलिटेट हो। ठीक है, हमने काम पैसे कमाने के लिए, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस भी हैं, लोग भी हैं, हमें बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान के बाहर की भी सपोर्ट, बैठे हुए लोग पाकिस्तान से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये उल्टा हमारे ऊपर बर्डन है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है पूरा दिन एंगेज करना पड़ता है और उसमें जाना पड़ता है, अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है। तो हम इसमें जो चार्जेस लेते हैं वो इतने कम ले रहे होते हैं कि वो मतलब कि इट नॉट मेक सेंस कि यार कोई बंदा 12 लोगों की टीम लेके जाए और अपने 3 से 4 दिन लगाए, उनकी इतनी जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन आपको करके दें कि आपका पूरा एक, और खाली ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, वो जो हमारी असेसमेंट होती है वो सबसे बढ़ के आपके लोगों के लिए अवेयरनेस होती है। ये जो आप लोग 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए देके सेशंस कराते हैं ना, कि डिसेबिलिटी पे आके सेशन कर लें, ये हमारा जो एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट है सबसे बड़ी तो अवेयरनेस उससे क्रिएट हो जाती है, इजीली आप अवेयर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये होता है। सही है जी, बिल्कुल सर। मेरा ख्याल है कि तमाम चीजें मुकम्मल तौर पे आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आखिरी में जाते जाते मैं अपनी तमाम देखने वाले और हमारे सुनने वाले जो हमारे सामीन और हाजरीन है वॉच कर रहे हैं हमारे इस चैनल को, आप सबसे मेरी गुजारिश ये होगी, इसमें 2 काम करने हैं। एक तो सबसे पहले आपको खुद अवेयर होना होगा इस हवाले से कि एक्सेसिबिलिटी है क्या, एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी है, इस चीज की अवेयरनेस आपको खुद को होनी चाहिए। आपका घर, आप अगर कोई मस्जिद के आप मुंतजमीन में से हैं, या कोई स्कूल ओनर है, कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी है, आपकी कोई कंपनी है, कोई आपकी फैक्ट्री है, ऑफिस है, इन सब को एक्सेसिबल बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये याद रखिएगा कि ये 16% पाकिस्तान की आवाम, ये 16%, बल्कि सर तो कह रहे हैं कि 22%, तो सर भाई तो 22% कह रहे हैं, तो ये जो 16 से 22% के दरमियान जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये भी याद रखिएगा इस पाकिस्तान का ये हिस्सा है। अगर आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके लिए एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे, तो बहुत माजरत के साथ, जिसका मैंने बिल्कुल वीडियो के आगाज में कहा था ना, कि ये कम्युनिटी वाहिद कम्युनिटी है जिसमें कभी भी खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी एज में कोई भी शामिल हो सकता है। तो इससे पहले कि हम खुद इस कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली शामिल हो जाएं, उससे पहले हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, एक्सेसिबल बनाएं अपनी बिल्डिंग्स को, ताकि हम सब लोग मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकें। जिससे एक आम इंसान जाकर लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी भी एंजॉय कर सके। मैं यकीन कीजिएगा कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी ने एक फेसबुक पे एक कमेंट लिखा था जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उसने कहा कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी कर जाता। जब मैंने उससे जाके पूछा तो उसने कहा कि 10 साल हो गए मैं किसी अपने कजन के घर में नहीं जा सका क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है।
10 साल हो गए मैं किसी शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकता। अब तो खैर काफी शॉपिंग मॉल्स अल्लाह के करम से एक्सेसिबल होते जा रहे हैं, ये बात काफी पहले की है, लेकिन 10 साल हो गए वो शॉपिंग मॉल में नहीं जा सका, पार्क्स में नहीं जा सका। क्या लगा, इवन सब लोग ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे होते, लेकिन मैं मस्जिद नहीं जा सकता क्योंकि वो व्हीलचेयर यूजर था। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अब तो शायद कुछ जगहें एक्सेसिबल हो भी गई हैं, लेकिन उस वक्त ये 2005-2006 की बात थी, तो हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो जगहें थी वो एक्सेसिबल नहीं थी। तो देखिए, ये बात जहन में रखिएगा कि हमें एक ऐसा माशरा, एक ऐसी सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है जहां हम सब लोग मिलकर रह सकें, हम सब लोग मिलकर एंजॉय कर सकें, जब भी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इस 16% अगर हम आबादी को इग्नोर कर देंगे तो यकीन कीजिएगा कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। एंड थैंक यू वेरी मच आप सबका। आखिरी में सबसे गुजारिश करूंगा कि एक तो हर उस पर्सन विद डिसेबिलिटी को जिसको जरूरत है सपोर्ट की, गाइडेंस की, कोई मेंटोरशिप की, उसको भी फॉरवर्ड कीजिए। और हर उस कंपनी को, हर उस ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, उनको भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको पता हो कि एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी है और एक्सेसिबिलिटी कैसे मुमकिन है। अपने इंस्टीट्यूट्स, अपने कॉलेजेस की आप असेसमेंट करवाइए ताकि आप जान सके कि आपको एक्सेसिबल कैसे बनाना है। थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।